नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 22 नवंबर 2020 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख आलेखों की हम समीक्षा करेंगे। इसमें प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रमुख प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे। हम अपनी फर्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। पार्लियामेंट्री पैनल बेट्स फॉर लॉज टू काउंटर बायोटेररिज्म, यानी जैव आतंकवाद को एक तरह से रोकने के लिए एक संसदीय समिति जो स्वास्थ्य के लिए बनी हुई थी, उनके द्वारा सिफारिश की गई है। तो यहाँ पर हम पहले जैव आतंकवाद के बारे में देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि संसदीय समिति के द्वारा जो सिफारिशें दी गई हैं जिससे कि भारत में बायो टेररिज्म को रोका जा सके, उनको हम देखते हैं वो कौन कौन सी सिफारिशें हैं। जब हम जैव आतंकवाद की बात करते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि सोच समझकर, यानी इंटेंशनली अगर किसी भी जैविक एजेंट को कहीं पर भी प्रसारित किया जाता है, रिलीज किया जाता है, जिससे कि किसी प्रकार की बीमारी फैलकर लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके, तो उसको हम जैव आतंकवाद का एक तरह से दर्जा दे सकते हैं। अब ये दोनों तरीके से हो सकता है। ये प्राकृतिक रूप में भी हो सकता है, यानी प्रकृति में पाए जाने वाले जो जैविक एजेंट हैं उनके माध्यम से, और मानव निर्मित भी हो सकते हैं। जैसा कोविड-19 के लिए आरोप लगता है कि ये मानव निर्मित एक तरह से है। अभी इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन माना ये जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो ये जीवाणु के रूप में हो सकता है, विषाणु के रूप में हो सकता है, कीट के रूप में, इंसेक्ट के रूप में हो सकता है, कोई कवक हो सकता है, या कोई टॉक्सिक एक तरह से फैलाने वाला कोई भी जैविक एजेंट इसमें कार्य कर सकता है। इसी के साथ साथ इसको रिलीज करने के लिए इसे वायु में सीधे रिलीज किया जा सकता है, पानी यानी जो जल या पीने के लिए जो भी स्रोत है उनके माध्यम से, या भोजन के माध्यम से इनको रिलीज किया जाता है। अब नुकसान अगर पहुंचाने की बात करें तो सामान्यतः आम जो व्यक्ति है उनके लिए तो नुकसान पहुंचाता ही है। कभी कभी ये पशुधन या जानवर उनको टारगेट किया जाता है, या कभी कभी किसी भी देश में फसल या जो वहाँ पर क्रॉप है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए किसी जैविक एजेंट का उपयोग किया जाता है। आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना और साथ साथ लोगों की जान को एक तरह से खतरे में डालना, ये दोनों एक तरीके या लक्ष्य हो सकते हैं जैव आतंकवाद के पार्ट पर। अब जैसे जैसे आतंकवाद का प्रसार विश्व में बढ़ रहा है और आतंकवाद एक तरह से एक वैश्विक एक समस्या बन रहा है, यहाँ पर जैव आतंकवाद के लिए समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। और अगर हम हाल फिलहाल में देखें तो माना जाता है 2001 में जो एंथ्रेक्स का अटैक हुआ था अमेरिका में, ये जैव आतंकवाद का एक सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। तो इस तरह के और भी हो सकते हैं आने वाले समय में। तो भारत जैसे देश जहाँ पर 130 करोड़ की आबादी है और भारत वैश्विक स्तर पर एक बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्ति है, उसके खिलाफ भी इस तरह के हथियारों का उपयोग किया जा सकता है। तो स्वास्थ्य मामलों की जो संसदीय समिति है जिसके अध्यक्ष सपा के सांसद रामगोपाल यादव हैं, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी है, इस समिति के द्वारा सिफारिश की गई है कि जैव आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए, जिससे कि इस तरह का अगर कोई हमला होता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके। क्योंकि कोविड-19 में भी इस तरह के प्रमाण मिल रहे हैं कि ये मानव निर्मित है। तो अगर ये सिद्ध होता है तो जो लोग इसके लिए उत्तरदायी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। हम वैश्विक मंच की बात कर रहे हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मान लीजिए ऐसा कोई प्रयास किया जाता है या भविष्य में ये जांच में पता होता है कि कोविड-19 मानव निर्मित है और चीन या किसी अन्य देश का इसमें योगदान है, तो उसको एक तरह से दंडित किया जा सके। तो भारत में भी इस तरह की अगर घटना है तो उसके लिए जो लोग उत्तरदायी होंगे उनको दंडित किया जा सके, इसके लिए एक जैव आतंकवाद के खिलाफ एक कानून लाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के लिए संबंधित संसदीय समिति की प्रमुख सिफारिशों को हम देखते हैं। पहला हम देखें तो विभिन्न देशों से सहयोग करना, तो देशों के साथ में सामरिक सहयोग बढ़ाना कि अगर कोई भी जैविक एजेंट जिसका नुकसान हो सकता है देश में किसी भी तरह से लोगों की जान माल के लिए, तो उसके बारे में सहयोग को बढ़ाना, जिससे कि हम अगर इस तरह का कोई अटैक होता है तो उसके संबंध में त्वरित कार्रवाई कर सके। और कानून बनाने की बात करें तो जो भी जैव आतंकवाद है उसको रोकने का एक सबसे प्रमुख जो हिस्सा ये है कि हम उसके खिलाफ एक कानून बनाकर रखें, जिससे कि जो लोग इसमें पकड़े जाएं या जिनके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी है उनके लिए हमें एक कानूनी ढांचा पहले से ही उपलब्ध रहे। इसी के साथ साथ तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट है कि भारत में जो भी विभिन्न बीमारियां हैं उनके बारे में निगरानी रखना, या जिन बीमारियों के बारे में एक अनुमान लगाया जाता है कि इनको जैविक एजेंट के रूप में उपयोग किया जा सकता है जैव आतंकवाद में, तो ऐसी बीमारियों के बारे में निगरानी बढ़ाने की जरूरत है। मानव पशु संपर्क में जो भी बीमारियां आ रही हैं, जैसे अगर हम बात करें स्वाइन फ्लू की बात करें या कोविड-19 को भी माना जाता है एक तरह से पशुओं से मानव में इसका ट्रांसफर हुआ है, तो इस तरह की जो मानव पशु संपर्क में बीमारियां हैं उनके बारे में खास तौर से निगरानी करने की जरूरत है।
भारत में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण है, इसको बढ़ाना है। अगर हम स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें, जो प्रमुख रूप से इस तरह के जैव आतंकवाद के खिलाफ एक तरह से सहायता करने में प्रमुख रूप से आगे रहेंगे। क्योंकि अगर इस तरह की ट्रेनिंग रहेगी कि अगर कोई जैव आतंकवादी हमला होता है तो कैसे उसमें रेस्पॉन्ड करना है, तो त्वरित कार्रवाई के लिए हमें प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण बढ़ाना पड़ेगा। और जब भी इस तरह का कोई जन स्वास्थ्य का आपातकाल आता है, उसमें इस तरह की अगर हम प्रशिक्षण या क्षमता निर्माण करके रखेंगे तो हमारे लिए काफ़ी आसानी होगी उसको रोकने में और उसका प्रसार फैलने में। हमारे लिए कोशिश ये भी होनी चाहिए कि जो भी इस तरह की नई बीमारियां पता चल रही हैं या उनके बारे में जो वैक्सीन बनाने की बात है या दवा निर्माण है, इसको लेकर हमारा जो अनुसंधान है और जो निगरानी का तंत्र है वो मजबूत होना चाहिए, जिससे कि किसी भी बीमारी का जो प्रसार हो रहा है, अगर वो जैव आतंकवाद के रूप में कहीं पर आया है तो उसको तुरंत रोकने, वैक्सीन और उसकी दवा क्या हो सकती है उसके बारे में तेजी से काम हो सके। तो हमें इस तरह के अनुसंधान और निगरानी का तंत्र वो भी मजबूत करना पड़ेगा। एक लास्ट और महत्वपूर्ण यहाँ पर सिफारिश ये की गई है कि भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए और स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सभी तक बनाने के लिए जो लक्ष्य रखा गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में, कमेटी के द्वारा यह कहा गया कि भारत में एक इंडियन हेल्थ सर्विस IHS, भारतीय स्वास्थ्य सेवा, इसकी शुरुआत की जानी चाहिए। जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा है, इसी तरह से भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं को भी लाना चाहिए। तो अगर इस तरह की नई एक सेवा शुरू की जाएगी तो इससे स्वास्थ्य सुविधाओं को सुचारू रूप से लागू करने में मदद मिलेगी। और अगर कोई आपातकालीन स्थिति है जैसा कोविड-19 में है, तो कहीं ना कहीं उसको मैनेज करना, उसको नियंत्रित करना और उसमें उपाय तेजी से लागू कर पाना ये ज़्यादा आसान होगा। क्योंकि भारतीय स्वास्थ्य सेवा में जो लोग शामिल होंगे वो स्वास्थ्य संबंधी जो भी प्रमुख एक तरह से तरीके हैं या किस तरह से कोई आपातकालीन स्थिति को रोकना है उसके लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रशिक्षित होंगे। तो भारतीय स्वास्थ्य सेवा को शुरू करने के बारे में यहाँ पर इस समिति के द्वारा सिफारिश की गई है। तो ये कुछ प्रमुख सिफारिशें हैं जिसके आधार पर बायो टेररिज्म, जो जैविक आतंकवाद है, उसको रोकने के लिए एक तरह से कार्य किया जा सकता है। इस समिति के द्वारा कोविड-19 में जो समस्याएं आई उसके बारे में भी कुछ अपने विचार दिए गए और प्रमुख रूप से ये जो समिति है इसकी जो रिपोर्ट है वो द आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 एंड इट्स मैनेजमेंट, इस एक तरह से हेडिंग से जारी की गई है। तो यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं, जैसे अस्पतालों में अगर हम बेड की बात करें तो वो सुविधा बहुत अच्छी नहीं थी। इसी तरह से अगर हम देखें, जब हम बात करते हैं वेंटिलेटर, तो वो सुविधा अच्छी नहीं थी। ऑक्सीजन सिलेंडर की जो आवश्यकता है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही थी। तो कुछ इस तरह की आवश्यकताएं हैं जिनको कहीं ना कहीं एक तरह से देखने की जरूरत है। इसी के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में जो समस्याएं थी उसको भी कोविड-19 के बढ़ने के लिए उत्तरदायी माना गया। तो समिति की जो रिपोर्ट है कोविड-19 के प्रमुख रूप से अध्ययन कर रही है और उसी के साथ साथ उसने जैविक आतंकवाद के बारे में भी कुछ अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो अगर हम सम्मिलित रूप में देखें तो कोविड-19 जैसी आपातकालीन स्थिति को रोकने के लिए, जिसको हम एक तरह से एक जैव आतंकवाद की घटना ही मान सकते हैं, किसी देश के द्वारा, किसी संगठन के द्वारा नहीं की गई है, अभी इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये तेजी से फैला है, एक विशेष देश से इसकी उत्पत्ति मानी जा रही है, तो इसको हम एक जैव आतंकवाद का एक उदाहरण मान सकते हैं। किसी के द्वारा सुनियोजित रूप में नहीं किया गया है, एक अलग बात है, ये अलग तथ्य है। अभी ये प्रमाणित नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ है, इसके बारे में अभी भी अनुमान लग रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से इसका निर्माण करके इसको रिलीज किया गया है। तो इस तरह की घटनाएं आगे ना हो पाए, उसको रोकने के लिए भारत किस तरह से भविष्य में तैयार हो पाएगा, इस समिति के द्वारा जो सिफारिशें की गई उनको लागू करके ये कार्य भविष्य के लिए सुनिश्चित किया जा सकता है। हमारी इसी चर्चा के आधार पर आप मेंस का क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिएगा। जैव आतंकवाद से क्या समझते हैं, जैव आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई को मजबूत करने के लिए एक कानून बनाने के संबंध में शास्त्र के लिए गठित संसदीय समिति की सिफारिशों की समीक्षा करें। तो हमने जो जैव आतंकवाद की परिभाषा शुरुआत में देखी, किस तरह रिलीज किया जाता है या क्या क्या उसमें उपाय हो सकते हैं, कैसे बनते हैं, वो सारा अगर हम देखें तो वो आपको बताना है। और साथ साथ जो सिफारिशें हमने यहाँ पर देखी हैं इस समिति की, उनको आप यहाँ पर बताएंगे। निष्कर्ष में आप बता सकते हैं भविष्य में कोविड-19 जैसी घटना से स्वास्थ्य को बड़े पैमाने पर नुकसान ना हो भारत में, इसके लिए इस समिति की जो सिफारिशें हैं उनको एक तरह से भारत में लागू करने की आवश्यकता है सकारात्मक रूप में। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। आयुर्वेदा पीजीज विल परफॉर्म सर्जरीज सून। देखिए यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सुविधाओं को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो लोग आयुर्वेद में एक तरह से पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार की सर्जरी करना एक तरह से अलाउड किया जाएगा, जैसा एलोपैथी के जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत सरकार की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि दो तरह के एक यहाँ पर एक डिग्री दी जाएगी। तो जो लोग आयुर्वेद में पीजी कर रहे हैं उनके लिए MS आयुर्वेदा शल्य तंत्र
पहला नाम ये दिया जाएगा। और जब MS शल्य तंत्र एक तरह से कहा जाएगा, इसका मतलब जनरल सर्जरी, और साथ साथ एक दूसरा जो पार्ट है वो कहलाएगा MS शल्य तंत्र। यानी यहां पर हम बात कर रहे हैं तो जब MS शल्य तंत्र के नाम से डिग्री दी जाएगी आयुर्वेद के जो भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको एक तरह से अनुमति दी जाएगी कि वो ENT यानी ईयर नोज थ्रोट, यानी कहीं ना कहीं आंख, उसी के साथ साथ नाक और गले, इनके संबंध में जो भी प्रमुख एक तरह सर्जरी है वो कर सकें। इसके अलावा देखिए दांत से संबंधित जो सर्जरी है उनको भी ये कर सकते हैं। तो ये एक तरह से शल्य तंत्र के लिए कहा जा रहा है। और शल्य तंत्र जो MS डिग्री दी जाएगी उसमें सामान्य जो जनरल सर्जरी है उसकी बात की जा रही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो जो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, तो यहाँ पर स्किन ग्राफ्टिंग की बात की जा रही है, यानी कोई भी स्किन का पार्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह लगाना। इसी के साथ साथ ईयर लोब यानी कान के अंदर जो भी सर्जरी होती है उसकी अगर हम बात करें, किसी प्रकार का ट्यूमर या कोई सिस्ट है तो उसमें लाइपोमा, फाइब्रोमा, स्वानोमा, इस तरह के जो भी ट्यूमर्स हैं उनकी भी एक तरह से सर्जरी करने की अनुमति दी जाएगी। इसी के साथ साथ अगर हम देखें गैंग्रीन यानी जो भी डेड सेल है, यानी जो सेल मर चुकी हैं या जहां पर जिन सेल में खून का प्रवाह नहीं हो रहा है उनको अलग करने की सर्जरी वो भी की जा सकती है। विभिन्न प्रकार के बॉडी में जो टेंडॉन्स हैं या मसल्स की अगर हम बात करें तो उनको एक तरह से सचरिंग यानी उनको एक तरह से आपस में जोड़ना, जैसे अगर हम बात करें टाका लगाने की बात करें, या लिगेशन की अगर हम बात करें यानी एक तरह से बांधने की प्रक्रिया करें, जैसे जो भी आपकी दो डक्ट या ट्यूब्स हैं उनको आपस में एक तरह से बांधना। तो इस तरह की जो सर्जरीज हैं वो सारी सर्जरी करने की अनुमति दी जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति अनजाने में कोई ऐसी वस्तु को खा लेता है या निगल लेता है जो उसके लिए नुकसानदायक है, तो उसकी सर्जरी करके पेट से बाहर निकालना, इस तरह की जो सर्जरी है वो भी करने की अनुमति दी जाएगी। इसी के साथ साथ अगर हम कोलोस्टोमी की बात करें, जो भी इंटेस्टाइन में किसी तरह का इन्फेक्शन है उसके लिए किया जाता है, तो वो सर्जरी भी अलाउड की जाएगी। आइस की अगर हम बात करें कैटरेक्ट का या अन्य तरह की जो सर्जरी हैं, या लोकल एनेस्थीसिया जो आइस में दिया जाता है, या राइनोप्लास्टी की अगर हम बात करें, इसी के साथ साथ हेयर लिप रिपेयर की बात करें, या अगर दांत मान लीजिए ढीला हो रहा है उसे निकालना है या दांत को एक तरह से निकालने की जो प्रक्रिया है उसकी सर्जरी की अनुमति दी जाएगी। रूट कैनाल की जो ट्रीटमेंट है उसकी अनुमति दी जाएगी। तो अगर हम सामान्य रूप से देखें तो ऐसी सर्जरियां जो बहुत ही सामान्य कैटेगरी में आती हैं उन सभी सर्जरीज की यहाँ पर अनुमति दी जा रही है। लेकिन जिन सर्जरी को हम क्रिटिकल मान लेते हैं, जैसे हार्ट के लिए अगर हम बात करें या अगर हम बात करें ब्रेन से रिलेटेड, तो उन सर्जरीज के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है। तो सामान्य जो जनरल सर्जरी की कैटेगरी में आते हैं और ENT खास तौर पे ईयर नोज थ्रोट, इनसे संबंधित जो ऐसी सर्जरीज हैं जो बहुत ज्यादा किसी के लिए लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, यानी उसका जीवन खतरे में नहीं पड़ सकता है, ऐसी सर्जरीज को कहीं ना कहीं अनुमति दी जा रही है। आयुर्वेद में जो PG हैं वो लोग कर सकते हैं। भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने के लिए इसे प्रमुख रूप से आगे किया जा रहा है। और कारण यही है कि एलोपैथी जो डॉक्टर हैं, जो MBBS या अन्य तरह की डिग्री वाले हैं, वो दूर दराज के इलाकों में सभी जगह पहुंच सके ऐसी संभावनाएं नहीं दिख रही हैं, और ये भविष्य में उतना आसान नहीं है। तो जो लोग BAMS यानी आयुर्वेदिक डिग्री लेकर आ रहे हैं और PG कर रहे हैं, उनको एक तरह से एलोपैथी की कुछ सर्जरीज अगर अलाउड की जाएंगी तो ये दूर दराज के इलाकों में जो एलोपैथी की संबंधित प्रमुख सर्जरीज हैं उनको कहीं ना कहीं एक तरह से एक्सटेंड करने का काम करेगा। और ये भारत में दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के पहुंचने के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। अब इसका एक दूसरा पक्ष देखें तो हमारे यहाँ जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, भारतीय चिकित्सा एसोसिएशन, उसने इसका विरोध किया है। उनका कहना यह है कि अगर इस तरह का काम किया जाएगा तो एलोपैथी जो चिकित्सा पद्धति है उसमें जो डिसिप्लिन एक तरह से बनाकर रखा गया है सर्जरी करने के लिए, वो एक तरह से कमजोर होगा, क्योंकि एक दूसरी चिकित्सा पद्धति जो परंपरागत रूप से है उसको अलाउड किया जाएगा इस तरह की चिकित्सा आगे बढ़ाने के लिए। तो ये अगर होगा तो ये जो एलोपैथी चिकित्सा पद्धति है उसके साथ में एक तरह से छेड़छाड़ करने की बात होगी। और एसोसिएशन का ये भी कहना है कि अगर हम इस तरह की एक परंपरागत चिकित्सा पद्धति को सामान्य जो सर्जरी एलोपैथी से संबंधित है या अन्य प्रकार की सर्जरी से उसमें अगर अलाउ करते हैं तो ये उस पद्धति को एक तरह से कमजोर करने की एक तरीका होगा, तो उसका विरोध किया जा रहा है। तो अगर हम दोनों पक्ष देखें तो आने वाले समय में भारत सरकार देखते हैं किस तरह से यहाँ पर इसको जो ये विरोध किया जा रहा है उसको देखते हैं। लेकिन अगर हम सकारात्मक पक्ष देखें तो भारत में चिकित्सा सुविधाओं को दूर दराज के क्षेत्रों तक फैलाने के लिए ये काफी एक महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन इसके जो चिकित्सीय एक तरह से जो भी परिणाम निकलेंगे उनको सरकार को एक बार देखने की आवश्यकता है। यानी अगर इस तरह की जो PG
करने वाले हैं आयुर्वेद में लोग, उनको अगर सर्जरी करने की अनुमति दी जाएगी और इसका कोई भी ऐसा नुकसान होता है, यानी जो व्यक्ति बीमार है उसको अगर बड़ा नुकसान होता है और एक तरह से ये चिकित्सा पद्धति को कमजोर करेगा, तो इसको देखकर एक तरह से निर्णय लिया जाना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ने अगर ये निर्णय लिया है तो स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए, तो किसी एक पद्धति की अगर कमजोरी होती है इसके कारण, तो उसको सरकार को एक तरह से दूर करने की आवश्यकता है। तो इसके आधार पर कहीं ना कहीं ये जो परिवर्तन है ये भविष्य में भारत में चिकित्सा सुविधाओं के दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में कार्य करेगा। इसी हमारी चर्चा के आधार पर आप मेंस का क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिएगा। भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए एलोपैथिक के समान परंपरागत चिकित्सा विधाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। आलोचनात्मक समीक्षा करें। तो जो सरकार के द्वारा सुधार किए गए हैं, अभी जो बात की जा रही है वो आप बता सकते हैं, और आलोचनात्मक कहा गया है तो आप ये बता सकते हैं कि एक पद्धति को दूसरे पद्धति के साथ अगर मिलाया जाएगा तो इससे किसी भी पद्धति की जो अपनी विशेषताएं हैं उसका नुकसान ना हो, और वैश्विक स्तर पर इसकी मान्यता एक तरह से होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भारत में अगर इस तरह की पद्धति को एक मिलाने का काम किया जाए तो वैश्विक स्तर पर हमारे यहाँ जो चिकित्सा का सिस्टम है उसके ऊपर एक तरह से एक आरोप लगे कि यहाँ पर चिकित्सा पद्धतियां सही से कार्य नहीं कर रही हैं। क्योंकि ध्यान रखें, भारत में बड़ी संख्या में मेडिकल टूरिस्ट के रूप में बाहर से लोग आते हैं, तो ये स्थिति न बन पाए इसको भी सरकार को एक तरह से देखने की आवश्यकता है। तो आलोचनात्मक समीक्षा आप ये कर सकते हैं, और उसमें आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो विरोध है वो आप बता सकते हैं कि जो भी चिकित्सा से संबंधित संस्थाएं हैं वो इसका विरोध कर रही हैं। तो सरकार को उन विरोध को देखकर जो अपना निर्णय है उसको दीर्घकालीन रूप में लागू करने के लिए भविष्य में प्रयास करना चाहिए। इस रूप में अपने आंसर को आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। हम अपनी नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, और ये पेज नंबर 11 के पार्ट पर साइंस टैग में आप इसे ले सकते हैं, और ये पराली की समस्या है, इसके एक हल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ए सक्सेसफुल सॉल्यूशन टू द स्लैश एंड बर्न प्रॉब्लम। तो हम सामान्यतः देखते हैं कि खेती जब खत्म होती है तो जो भी अवशेष बचे होते हैं उनको जलाकर अगली फसल के लिए खेत को तैयार किया जाता है, और जलाने की ये जो प्रक्रिया होती है इसमें बड़े पैमाने पर प्रदूषण है वो फैलता है, और ख़ास तौर पे दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है, दिल्ली एनसीआर का, उसमें ये एक बड़ी समस्या है। क्योंकि दिल्ली के आसपास पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के इलाके हैं, वहाँ पर एक तरह से फसल को जो बचा हुआ अवशेष है जिसे पराली के नाम से भी जाना जाता है उसको जलाकर जो भी खेत है उसको अगली फसल के लिए तैयार किया जाता है, और इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर जो धुआं है वो आसपास के क्षेत्रों में फैलता है, और ये आने वाले समय में एक बड़ी समस्या के रूप में दिल्ली एनसीआर में बनता है। स्थिति ऐसी आती है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो वैल्यू है वो खतरनाक स्तर तक चली जाती है। तो पराली को रोकने के लिए कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्था करने की जरूरत है। किसानों पर इसके लिए जुर्माना लगाकर या उन पर कोई प्रतिबंध लगाकर कि वो जलाएंगे नहीं, क्योंकि अवशेष है उसका कुछ ना कुछ उपयोग अवश्य करना है। तो इस तरह के तरीके अपनाना बहुत कारगर नहीं साबित हुआ है। दिल्ली सरकार और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा जो दिल्ली में स्थित है वहां पर एक तरह से एक नया प्रयोग किया जा रहा है और काफ़ी सफल है, और इसके लिए किया गया है कि एक तरह के कैप्सूल डेवलप किए गए हैं जो कि गुड़, चना तथा 8 अलग अलग प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं जिसमें कवक प्रमुख रूप से हैं, उनके मिश्रण को इस कैप्सूल को बनाने में उपयोग किया जा रहा है। और ये जो कैप्सूल है अगर हम देखें तो इसमें ये जो सूक्ष्म जीव कवक 8 शामिल किए गए हैं, ये पराली का प्रमुख रूप से अपघटन करते हैं। इस कैप्सूल को अगर हम देखें तो पानी में एक तरह से घोला जाता है, और पानी में घोलकर उनका फर्मेंटेशन या किण्वन होने दिया जाता है 3 से 4 दिन, और उसके बाद जो एक तरह का सॉल्यूशन बनता है उसको खेत में छिड़काव किया जाता है। और ये जो सॉल्यूशन है ये लंबे समय के पार्ट पर जो भी वहां पर पराली का हिस्सा या खेत में जो बचा हुआ अवशेष है उसको एक तरह से खाद में बदलने का काम करता है। और माना जाता है कि जो 4 कैप्सूल हैं वो लगभग 25 लीटर का एक सॉल्यूशन बना सकते हैं, और 1 हेक्टेयर में ये 4 कैप्सूल 25 लीटर का अगर हम फर्मेंटेशन के बाद जो बनता है एक तरह से प्रोडक्ट है उसका उपयोग कर सकते हैं। अब ये जो उपयोग किया जा रहा है तो ये एक तरह से खेती में जो अवशेष है उससे एक तरह से खाद बनाने की प्रक्रिया है, और ये आने वाली नई फसल के लिए खेत को तैयार करने के लिए एक जैविक खाद के निर्माण की एक प्रक्रिया है। तो किसानों के लिए खाद पर जो अतिरिक्त खर्च होता है वो बचेगा। जैविक खेती की जो परंपरा है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। खेती में जो प्राकृतिक रूप से मिट्टी की जो उर्वरा क्षमता को बढ़ाने के लिए हम प्रयोग करना चाहते हैं उसका एक उदाहरण आप इसे मान सकते हैं। रासायनिक खादों का उपयोग कम होगा तो मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसमें भी एक तरह से भविष्य में सुधार होगा। और इसी के साथ साथ माना जा रहा है कि सिर्फ पराली ही नहीं, इसको अगर हम उत्तर पूर्वी भारत में देखें, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो जहां पर त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और अगर हम देखें मेघालय के क्षेत्र में प्रमुख रूप से झूम खेती की जाती है।
झूम खेती की अगर हम बात करें तो कोई भी क्षेत्र है वहाँ पर जैसे मान लीजिए जंगल का भाग है या किसी भी तरह का घास का मान लीजिए इलाका है तो उसको एक तरह से जलाकर यहाँ से साफ किया जाता है और इस जगह खेती की जाती है और कुछ समय के बाद किसी नए जगह पर मूव कर जाते हैं। तो इस तरह से जो जलाने की एक परंपरा थी झूम खेती के पार्ट पर उसको भी रोका जा सकता है, क्योंकि इससे भी अगर हम मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में देखें जहाँ भी इस तरह से झूम कल्टीवेशन में खेतों में जलाया जाता है खेत को साफ करके तैयार करने के लिए, तो वो वहाँ पर वायु प्रदूषण को बढ़ा सकता है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए जो प्रक्रिया हम यहाँ पर अपना रहे हैं इसका उपयोग नॉर्थ ईस्ट में झूम कल्टीवेशन में भी किया जा सकता है। तो भविष्य में जहाँ पर भी खेतों में जलाने की परंपरा है उनकी जगह एक तरह से उनका अपघटन करके जो भी कृषि के अवशेष हैं उनका खाद के लिए उपयोग किया जा सकता है और ये भविष्य में जैविक खेती की एक परंपरा भारत में जो विकसित की जाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है उसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। वायु प्रदूषण तो रुकेगा ही, साथ साथ खेती में प्राकृतिक रूप से जैविक खाद की जो उत्पत्ति है उसको भी एक तरह से मजबूत किया जाएगा और ये किसानों में जैविक खेती के लिए जो आकर्षण है उसको बढ़ाएगा। और जो भी वायु प्रदूषण की समस्या दिल्ली एनसीआर या अन्य क्षेत्रों में हो सकती है उसको रोकने के लिए ये एक दीर्घकालीन कार्यक्रम हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं पेज नंबर 12 के पार्ट पर। ये जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्स से हम इसे ले सकते हैं, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पार्ट से ए होस्ट ऑफ वैक्सीन एंड द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो यहाँ पर कुछ वैक्सीन की अगर हम बात करें जो अपने अंतिम चरण में चल रही है एक तरह से प्रयोग के रूप में, और माना जा रहा है कि जल्दी इनको एक तरह से उपलब्ध कराया जाएगा लोगों के लिए। अगर हम वैक्सीन डेवलपमेंट की बात करें कोविड-19 में तो फाइजर और मॉडर्ना सबसे आगे चल रहे हैं। इसमें अगर हम फाइजर की बात करें तो जर्मनी की कंपनी बायो एंड टेक के साथ मिलकर इन्होंने अमेरिका में जो FDA संस्था है जो एक तरह से इस तरह के वैक्सीन डेवलपमेंट में एक उत्तरदायी संस्था होती है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उससे एक तरह से मंजूरी मांगी है इमरजेंसी यूजेस ऑथराइजेशन के लिए। तो यहाँ पर आपातकालीन रूप में इस तरह की वैक्सीन के प्रयोग को किस तरह से लोगों पर उनका परीक्षण करके देखना है इसके बारे में एक तरह से परमिशन मांगा है फाइजर ने। तो माना जा रहा है उनकी जो वैक्सीन है BNT162b2 वो जल्दी एक तरह से अंतिम ट्रायल के रूप में जाने वाली है और माना गया है कि इसमें जो प्रभाव है वो लगभग 95% सही माना जा रहा है। और FDA ने बोला है कि अगर किसी भी वैक्सीन में 50% या उससे ज़्यादा प्रभाव दिखता है सही तो उनके ट्रायल के लिए एक तरह से अगले जो स्टेज है उनकी मंजूरी दी जाएगी। तो उस कड़ी में अगर हम देखें तो फाइजर की जो वैक्सीन है वो काफी आगे के एक तरह से चरण में चल रही है और जल्दी इसको अंतिम रूप में मंजूरी मिलनी चाहिए। इसी तरह से अगर मॉडर्ना की अगर हम बात करें तो उनके द्वारा जो वैक्सीन विकसित की जा रही है वो भी लगभग माना जा रहा है कि 94.5% एक तरह से अपनी एफिशिएंसी या अपनी योग्यता दिखा रही है, यानी कोविड-19 से जो इलाज है उसमें लगभग ये 94.5% प्रभावी दिख रही है। तो इस कड़ी में ये भी अपनी अंतिम स्तर की मंजूरी के लिए जल्द ही अमेरिका में FDA संस्था से संपर्क करेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक्स्ट्राजेनेका है इनके द्वारा मिलकर भी प्रयास किया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कारण भारत में जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में कोलैबोरेशन कर रहा है और भारत में भी इसके ट्रायल हो रहे हैं और माना जा रहा है कि फरवरी 2021 में स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों के लिए ये वैक्सीन है उपलब्ध करा दी जाएगी और आम लोगों के लिए अप्रैल 2021 में ये वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। तो तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी समस्या अगर हम देखें तो इस वैक्सीन के पार्ट पर जैसे आपने देखा हो कि रूस की तरफ से भी एक क्लेम किया गया था कि उन्होंने वैक्सीन का जो पार्ट है उसको डेवलपमेंट कर लिया है अंतिम स्टेज के ट्रायल के पार्ट पर और इसके लोगों पर परीक्षण किए जा रहे हैं, जिसमें अगर वहां पर देखें स्पुतनिक 5 अगर वैक्सीन की बात करें चाइना में भी इस तरह के क्लेम हो रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह देखी जा रही है कि जब भी इस तरह की वैक्सीन का विकास होगा तो बड़े पैमाने पर लोगों को देने के लिए जो निवेश है वो कहाँ से आएगा, क्योंकि ज़्यादातर देशों में इसे सभी लोगों को उपलब्ध कराने की बात की जा रही है। तो इसके लिए जो निवेश है वो एक मजबूत रूप में कैसे उपलब्ध होगा ये भविष्य में एक बड़ी समस्या हो सकता है। आप ध्यान रखें कि ये जो वैक्सीन है जो भी कोविड-19 में उपयोग की जा रही हैं ये mRNA बेस्ड वैक्सीन है। तो इन वैक्सीन के प्रयोग के लिए डीप कूलिंग यानी बहुत कम तापमान पर इनको सुरक्षित रखना होता है। तो इस तरह के जो कूलिंग सेंटर हैं या इस तरह के जो भी फ्रीजिंग एक तरह से डिवाइसेस हैं वो ज़्यादातर देशों में उपलब्ध हैं या नहीं है ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जिन देशों में इस तरह की सुविधा नहीं होगी वहां पर इस तरह के वैक्सीन के बड़े स्तर पर प्रयोग आसान नहीं होंगे। ऐसे देश जहां पर डीप कूलिंग की अधिक सुविधाएं हैं वहां तो सही है, लेकिन जिन देशों में इस तरह की सुविधा नहीं है
वहां पर समस्याएं आ सकती हैं। तो ये एक दूसरी बड़ी समस्या के रूप में देखा जा रहा है। इसी के साथ साथ वैक्सीन को जब हम डिलीवर करने की बात करते हैं लोगों को देने के लिए, तो जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर या अवसंरचना चाहिए वो ज्यादातर देशों में उपलब्ध नहीं है। जैसे अगर हम भारत में देखें, स्वास्थ्य सुविधाओं को बिल्कुल निचले स्तर तक, वहां पर बहुत अच्छा तंत्र मौजूद अभी नहीं है। वैक्सीन को सबसे निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए जो हमारा डिलीवरी सिस्टम है वो कितना मजबूत है, इसको देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये मजबूत नहीं होगा तो सभी तक वैक्सीन नहीं पहुंच पाएगी आसानी से। और अगर ऐसा होता है तो अगर कोई भी व्यक्ति इससे संक्रमित है तो वो इसके प्रसार को बढ़ा सकता है। तो ये एक बड़ी समस्या है। अब इस वैक्सीन को सबसे पहले किसको दिया जाए? जैसे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बात की जा रही है, जो सबसे फ्रंट में आकर कोविड-19 से फाइट कर रहे हैं, या बुजुर्गों की बात करें तो इस तरह के लोगों को सबसे पहले दिए जाने की बात है। तो किनको सबसे पहले दिया जाएगा, इसके बारे में भी एक चर्चा है। अगर कोई वैक्सीन मान लीजिए अंतिम रूप में अस्तित्व में आ जाती है। एक लास्ट समस्या गरीब देशों के लिए आ रही है, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, अल्प विकसित देश है, खासतौर पर अफ्रीका की अगर हम बात करें तो इन देशों में ये वैक्सीन कहाँ से पहुंचेगी? क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो यूनिसेफ है या गावी जैसी संस्थाएं हैं जो वैक्सीन अलायंस के रूप में काम कर रहे हैं। तो गावी, द वैक्सीन अलायंस या यूनिसेफ, इस तरह की संस्थाएं जरूर आर्थिक मदद देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पूर्ण रूप में ये सभी को आर्थिक मदद दे पाएंगे, इसको लेकर कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। तो ये सब समस्याएं हैं भविष्य में अगर वैक्सीन अंतिम रूप में डेवलप हो जाती है कि अंतिम व्यक्ति तक इसको कैसे पहुंचाया जाए। क्योंकि ध्यान रखें, अगर वायरस से प्रभावित कोई भी व्यक्ति बचा रहेगा तो वो उसके प्रसार को एक तरह से बढ़ा सकता है। हमें हर व्यक्ति को जो भी कोविड-19 के संपर्क में आया है या आ सकता है, उन सभी तक इस वैक्सीन को पहुंचाना जरूरी है। और ये सुनिश्चित करने के लिए जो समस्याएं हैं उनको भविष्य के लिए हमें अभी भी उनका हल देखने की जरूरत है। क्योंकि वैक्सीन का विकास लगभग अंतिम चरण में है। काफी हद तक अगर हम 2-3 जो प्रयास चल रहे हैं उनकी बात करें, जैसे अगर हम फाइजर का देखें, मॉडर्ना का, या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका का जो प्रयास है, तो अगर ये वैक्सीन अस्तित्व में आ जाती है अंतिम ट्रायल के बाद तो किस तरह से डिलीवर की जाएंगी सक्सेसफुली, ये एक बड़ा यहां पर कह सकते हैं सवाल है। आगे हम अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पेज नंबर 2 पर एक इमेज है और ये बेसिकली ग्रे हॉर्नबिल की एक इमेज है, जिसे धनेश के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर हम हॉर्नबिल की अगर हम बात करें तो भारत में हॉर्नबिल की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें अगर हम देखें तो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल और मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, ये दोनों सिर्फ भारत में पाई जाती हैं, यानी इस भारत के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती हैं। हॉर्नबिल की ये 9 प्रजातियां हैं जो भारत में पाई जाती हैं। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ऑस्टन्स ब्राउन हॉर्नबिल, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल, नारकोंडम हॉर्नबिल। देखिए, नारकोंडम हॉर्नबिल की अगर हम बात करें तो इसका जो विस्तार क्षेत्र सबसे कम है, यानी ये हॉर्नबिल सबसे छोटे क्षेत्र में पाई जाती है, यानी अंडमान निकोबार के इलाके में, इसके अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है। ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल, रेफस नेक्ड हॉर्नबिल या व्रेथ हॉर्नबिल, तो ये 9 प्रजातियां हैं जो भारत में हॉर्नबिल की पाई जाती हैं। तो हॉर्नबिल के संबंध में प्री का क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन को हम देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में हॉर्नबिल की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। इंडियन ग्रे हॉर्नबिल एंड मालाबार ग्रे हॉर्नबिल केवल भारत में पाई जाती है, भारत में एंडेमिक है। तो ये एक तरह से आपका दोनों सही है। तीसरा, नारकोंडम हॉर्नबिल भारत के सबसे छोटे क्षेत्र में विस्तारित है। तो यहां अगर हम देखें तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आपका डी। नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। यहाँ पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से अपील की गई है कि जो 2 प्रोजेक्ट झारखंड में बनाए जा रहे हैं, एक स्वर्ण रेखा नदी पर और एक स्वर्ण रेखा की एक सहायक नदी है खरकई, उस पर बनने वाले जो 2 प्रोजेक्ट उनको जल्दी कंप्लीट किया जाए, क्योंकि इससे उड़ीसा के पार पर बाढ़ की स्थिति या अन्य जो समस्याएं हैं उनके ऊपर नियंत्रण पाया जा सकता है। क्योंकि ध्यान रखें, जब हम सुवर्ण रेखा नदी की बात करते हैं तो सुवर्ण रेखा नदी का जो बेसिन है वो झारखंड राज्य, झारखंड में रांची के पास से इसका उद्गम है। लेकिन जब हम बात करते हैं किन किन राज्यों से इसमें सहायक नदियां सब आती हैं, तो पूरा जो बेसिन है वो झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में फैला हुआ है। जहां तक इसकी सहायक नदियों की बात करें तो अब सहायक नदियों को ध्यान रखें, करकारी, इसके अलावा खरकई, रारो, साथ साथ में आपका गारा, संख, ये इस तरह से प्रमुख सहायक नदियां हैं जो सुवर्ण रेखा के दाएं हाथ पर एक तरह से आकर मिलती हैं। तो ये दाएं हाथ की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखें दुलुंग, तो ये बाएं हाथ की एक प्रमुख सहायक नदी है और अंत में ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर अगर हम देखें तो 2 यहां पर एक बांध बनाने की बात है। यहां सुवर्ण रेखा पर अगर हम देखें तो उसकी जो सहायक खरकई, उसके ऊपर इच्छा बांध बनाया जा रहा है झारखंड में, और इसी के साथ साथ जो चांदिली डैम है ये बनाया जा रहा है किस पर? सुवर्ण रेखा नदी पर। तो चांदिल डैम की अगर हम बात करें, ये सुवर्ण रेखा नदी पर झारखंड
झारखंड पे है। और इच्छा डैम की अगर हम बात करें तो ये सुवर्ण रेखा की जो सहायक नदी है खरकई, उसके ऊपर बनाया जा रहा है। तो इसी सुवर्ण रेखा के नदी के संबंध में हम प्री का क्वेश्चन देखते हैं। सुवर्ण रेखा नदी का बेसिन झारखंड, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में फैला हुआ है, सही स्टेटमेंट है। खरकई, रारू, कांची, करकारी इसके बाएं हाथ की सहायक नदियां हैं। अभी हमने देखा ये क्या है, दाएं हाथ की सहायक। अगर आप ऐसे प्रवाह को देखें तो ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये राइट हैंड, तो दाएं हाथ की है न कि बाएं हाथ की, तो इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है। खरकई नदी पर इच्छा बांध तथा सुवर्णरेखा नदी पर चांडिल बांध झारखंड में निर्माणाधीन है, जो सिंचाई, जल विद्युत तथा बाढ़ नियंत्रण में सहायक है। तो यहां पर आप देखें तीसरा स्टेटमेंट सही है, 1 और 3, यानी आपका आंसर है सी। नेक्स्ट अगर हम यहां पर देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पॉपुलेशन अवार्ड यानी जो जनसंख्या पुरस्कार है, वो एक तरह से वर्तमान में भूटान के जो राजमाता हैं उनको दिया गया है। अगर हम व्यक्तिगत रूप में देखें और संस्था के रूप में देखें तो भारतीय संस्था हेल्पेज इंडिया को यह पुरस्कार दिया गया है। जब हम जनसंख्या पुरस्कार की बात करते हैं तो जिन लोगों के द्वारा जनसंख्या के लिए और प्रजनन जनसंख्या स्वास्थ्य के लिए प्रमुख रूप से जो कार्य किया जाता है उसके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। 1981 में याद रखें इसे स्टार्ट किया गया और 1983 में इसे सबसे पहले दिया गया। भारत में अगर हम देखें तो भारत में अभी यह पुरस्कार केवल 2 लोगों को मिला है। अगर हम देखें 1983 में इंदिरा गांधी को और 1992 में JRD टाटा को। तो इस बार अगर हम 2020 में देखें तो भूटान की जो राजमाता है उनको दिया गया है और साथ साथ भारत में जो हेल्पेज इंडिया है एक संगठन के रूप में उसको दिया गया है। तो इसी पुरस्कार के संबंध में हम यहाँ पर प्री का क्वेश्चन रख रहे हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य मुद्दों और समाधानों में उत्कृष्ट योगदान की मान्यता में एक व्यक्ति और या संस्था को सम्मानित करता है। तो सही स्टेटमेंट है दूसरा। 1981 में इस पुरस्कार की स्थापना के बाद से केवल 2 भारतीयों को इससे सम्मानित किया गया है। 1983 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और 1992 में उद्योगपति परोपकारी JRD टाटा। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर है आपका सी। नेक्स्ट उसको देखें और ये न्यूज पहले भी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। जो आर्टिस्ट हैं उनको भारत सरकार के द्वारा संस्कृति मंत्रालय की तरफ से जब सिफारिश मिलती है तो उनको आवासीय सुविधाएं दी जाती हैं दिल्ली में। आवास प्राप्त करने के लिए जो शर्त है वो ये है कि पहली, कलाकार की जो मासिक आय है वो 20,000 रुपए से कम होनी चाहिए और दूसरा ये कि दिल्ली NCR का जो क्षेत्र है उसमें उनका कोई आवासीय अपना खुद का मकान नहीं होना चाहिए। तो इसके आधार पर कलाकारों को दिया जाता है। अब भारत सरकार के द्वारा कई कलाकारों से अपने आवास है वो खाली करने के लिए उनको नोटिस दिया गया है। तो इसी कड़ी में अगर हम देखें तो भरतनाट्यम डांसर है रानी सिंघल, उनको भी ये नोटिस गया है। तो हम यहाँ पर भरतनाट्यम जो हमारा एक क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, उसके संबंध में आपको प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं। भरतनाट्यम नृत्य को उसकी किस विशेषता के कारण एक हर्या कहा जाता है? जब हम एक हर्या बोलते हैं भरतनाट्यम में तो इसका मतलब ये होता है कि एक जो डांसर है उसके द्वारा कई तरह के रोल किए जाते हैं, यानी एक ही डांसर कई तरह के अलग अलग रोल अपने नृत्य करते समय प्रस्तुत करता है, तो उसको एक हर्या एक तरह से कहा जाता है भरतनाट्यम में। तो आंसर क्या है आपका डी। एक नर्तक एक एकल प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है, तो इसको एक हर्या बोला जाता है किसमें? भरतनाट्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ये उड़ीसा में ट्राइब्स के द्वारा जो माइग्रेशन किया जा रहा है बड़े पैमाने पर, उससे संबंधित है। उड़ीसा में जनजातियों की जो सांस्कृतिक विशेषता है वो एक तरह से संकट में है। उड़ीसा में अगर हम बोंदा जनजाति की बात करें तो भारत में कुल मिलाकर 75 ऐसी जनजातियां हैं जिनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी PVTG कैटेगरी में डाला जाता है, यानी ये अत्यधिक संकट में है। और इसमें से भी अगर हम देखें सबसे ज्यादा 13 जो PVTG जनजातियां हैं वो कहां पर हैं? उड़ीसा राज्य में। तो उन्हीं में से एक बोंदा जनजाति भी यहां पर है। वर्तमान में कोविड-19 के कारण बोंदा जनजाति के द्वारा जंगल के क्षेत्र में जो भी पदार्थ इकट्ठे किए जाते हैं उनको आसानी से वो बेच नहीं पा रहे हैं, तो इससे कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है और बड़े पैमाने पर माइग्रेशन उड़ीसा के अन्य शहरों और पड़ोसी आंध्र प्रदेश के राज्य में जाकर वो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये कहने के बोंदा का जो पूरा एक सांस्कृतिक जो उनकी विशेषता है उसको लेकर एक संकट की स्थिति बन रही है। ध्यान रखें प्रमुख रूप से उड़ीसा में मलकानगिरी जो जिला है वहां पर एक तरह से ये रहते हैं। तो इन्हीं जनजाति के संबंध में प्री का क्वेश्चन हम देखते हैं। बोंडा जनजाति उड़ीसा में मलकानगिरी जिले में प्रमुख रूप से रहती हैं। इन्हें PVTG पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में शामिल किया गया है। सही स्टेटमेंट है। तीसरा, बोंडा रेमो भाषा बोलते हैं जो मुंडारी समूह से संबंधित ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है। देखिए ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा की अगर हम बात करें तो एक तरह से दक्षिण पूर्व एशिया साउथ ईस्ट एशिया में बोले जाने वाली भाषाओं का समूह है और प्रमुख रूप से अगर इसमें देखें तो इसमें प्रमुख रूप से जो भाषा आ जाती है वो है वियतनामी, जो वियतनाम में बोली जाती है,
और खमेर जो एक तरह से कंबोडिया के पार्ट पर। इसी के अलावा अगर हम देखें तो मोन इसमें शामिल होती है। तो हमारे यहाँ जो मुंडा जनजातियों का एक तरह से मुंडा भाषा का जो समूह है वो एक तरह से इसमें शामिल होता है। तो उसी मुंडारी जो भाषा समूह उसमें एक रेमो भाषा होती है जिसको बोंडा के द्वारा बोला जाता है। ध्यान रखें संथाली भी इसी ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की एक तरह से भाषा मानी जाती है। तो बोंडा जनजाति वो रेमो भाषा का प्रयोग करती है और ये ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से एक तरह से संबंधित भाषा है। तो यहां पर आप देखें तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आपका हो जाता है डी, 1 2 3 सत्य हैं। नेक्स्ट उसको देखें, इंडिया डबल ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी इन 5 ईयर्स। यहां पर अगर हम देखें भारत की जो ऑयल रिफाइनिंग की क्षमता है यानी तेल परिशोधन की क्षमता है जो लगभग 250 मिलियन टन है, इसको एक तरह से प्रधानमंत्री ने दोगुना करने के लिए लक्ष्य रखने की बात रखी है। अगर हम देखें तो ये 450 से इसको 500 मिलियन टन की बात की जा रही है। जून में अगर हम देखें तो ऊर्जा मंत्री है उनकी तरफ से भी बयान आया था कि दोगुना किया जाएगा। अंतर यह है कि जून में ऊर्जा मंत्री का जो बयान था वो इस क्षमता को दोगुना करने के लिए 10 साल की एक तरह से समय अवधि की बात कर रहे थे, जबकि प्रधानमंत्री ने कल जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने इसको दोगुना करने के लिए केवल 5 वर्ष की बात करी है। तो 5 सालों में रिफाइनिंग क्षमता को हम दोगुना करेंगे। और ध्यान रखें वर्तमान में भारत अगर हम देखें यूएस, चाइना, रशिया, उसके बाद भारत चौथा सबसे बड़ा एक तरह से ऑयल रिफाइनिंग यानी तेल परिशोधन की क्षमता रखने वाला देश है विश्व में। तो हम एक तरह से आर्थिक रूप में जो अपना विकास कर रहे हैं उसी कड़ी में हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। हमारे यहाँ 23 रिफाइनरी एक तरह से कार्य करती हैं, जिसमें अगर हम देखें तो 2 रिफाइनरी एक तरह से ज्वाइंट वेंचर है यानी सरकारी कंपनी और निजी क्षेत्र की, एक भटिंडा की और दूसरी मध्य प्रदेश में बीना, भटिंडा पंजाब में। और भारत में अब देखें विश्व की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जो रिलायंस की जामनगर में गुजरात में स्थित है। तो इसी संबंध में अपने प्री कैम क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत के पास विश्व की तीसरी सबसे अधिक तेल परिशोधन क्षमता, देखिए तीसरी नहीं है चौथी है। पहले पर यूएसए है, उसके बाद चाइना, तीसरे पर रशिया और चौथे पर इंडिया है। तो तीसरा नहीं है चौथा है, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, भारत में विश्व की सबसे बड़ी तेल परिशोधनशाला स्थित है कहां पर? आपका जामनगर में, रिलायंस की। भारत में 2 रिफाइनरी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में संयुक्त उपक्रम है। अभी हमने बात करी भटिंडा पंजाब में, बीना मध्य प्रदेश में। तो 2 3 सही है, तो आंसर आपका बी, 2 और 3 सत्य हैं। नेक्स्ट उस पर आते हैं हरिकेन्स रीच आउट। तो हरिकेन के संबंध में है, तो हरिकेन की अगर हम बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और इन्हें एक तरह से अगर हम देखें अटलांटिक महासागर का जो पश्चिमी भाग है, खासतौर पे मैक्सिको की खाड़ी और ये अमेरिका का फ्लोरिडा स्टेट है उससे लगता हुआ इलाका और कैरेबियन सागर, तो इस क्षेत्र में जो भी एक तरह से उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, इस क्षेत्र में जो भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उन्हें हरिकेन के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम प्रशांत महासागर के पार पर देखें तो एक तरह से चीन के तट से लगते हुए भाग में उनको टाइफून बोला जाता है। तो यहां पर हम देखें तो इनके लिए टर्म यूज किया जाता है हरिकेन। तो यानी हरिकेन के संबंध में हमारा प्री कैप क्वेश्चन आप देखें। हरिकेन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। जब उष्णकटिबंधीय तूफान की अधिकतम निरंतर हवाएं 74 मील प्रति घंटे तक पहुंच जाती है तो इसे हरिकेन कहा जाता है। तो ध्यान रखें 74 माइल्स पर आवर ये स्पीड जैसे ऑब्टेन होती है उनको हरिकेन का दर्जा दे दिया जाता है। दूसरा, हरिकेन का मौसम 1 जून से शुरू होता है और 30 नवंबर को समाप्त होता है। तो हरिकेन सीजन कहा जाता है। यूएसए के पार्ट पर आप देखें हरिकेन का जो सीजन है वो एक तरह से अगर हम कैरेबियन सागर, गल्फ ऑफ मैक्सिको और अमेरिका के पार्ट पर देखें तो 1 जून से 30 नवंबर माना जाता है। इसके पहले और उसके बाद भी आ सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से यही समय है जिसे हरिकेन सीजन के नाम से जाना जाता है। हरिकेन में हवाएं क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त गति करती हैं। आप ध्यान रखें जब हम बात करते हैं जो भी इलाका हमने मैप में अगर आप देखें जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया तो ये जो इलाका है ये एक तरह से का भूमध्य रेखा के ऊपरी भाग है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर यानी किसमें? उत्तरी गोलार्ध में। तो जब हम बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो आप सभी इस चीज को जानते हैं जो कॉर्लिस बर होता है यानी पृथ्वी की अपनी जो धुरी पर जो गति कर रही है उस कारण से हवाएं अपनी सही दिशा में न जाकर ड्रिफ्ट हो जाती हैं। यानी जो हवा सीधे जाना चाहती है वो इस तरह पहुंचती है और जो हवा इधर जाना चाहती है वो इस तरह से। तो होगा क्या? उत्तरी गोलार्ध में मान लीजिए अगर यहां पर एक लो प्रेशर है, क्योंकि जो हरिकेन है वो लो प्रेशर के सेंटर होते हैं, तो अगर यहां से कोई हवा इधर आना चाहती है तो वो सीधे ना आके वो इस तरह जाती है। इसी तरह से अगर यहां से कोई हवा यहां जाना चाहती है, क्योंकि बाहर क्या है? हाई प्रेशर, हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है, तो ये हवा सीधे न जाकर अगर हम दायां हाथ देखें तो इस तरह से पहुंचेगी। अब आप देखें ये हवा इधर की तरफ और ये इधर, तो ये इसको इस तरह से घुमा देती है। और ये अगर हम गति देखें तो ये क्या है? क्लॉकवाइज नहीं है, ये एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो इस तरह के चक्रवात हैं वो आपके क्या हैं? वो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में वामावर्त गति करते हैं। जबकि अगर हम उत्तरी गोलार्ध में की तुलना में
दक्षिणी गोलार्ध में देखें, ध्यान रखें भारत भी उत्तरी गोलार्ध में है, तो हमारे यहाँ जो भी बंगाल की खाड़ी अरब सागर में जो चक्रवात आएंगे वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, ना कि क्लॉकवाइज। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो दक्षिणी गोलार्ध में कॉर्लिस बल के कारण हवाएं क्या है, वो अपने बाएं हाथ की ओर शिफ्ट होती हैं। यानी अगर यहाँ पर मान लीजिए लो प्रेशर है, हवा इधर आना चाहती है तो वो इस तरह जाएगी, सिमिलरली ये हवा जो है वो इधर जाएगी, तो घूमेगी हवा कैसे, इस तरह से, तो बाएं हाथ की ओर घूमेगी। यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो भी आपके चक्रवात होंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल पार्ट पर हम देखें तो बिली आते हैं, तो इस तरह के जो चक्रवात ऑस्ट्रेलिया के तट पर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है, तो यहां पर हवाएं क्या है, क्लॉकवाइज, यानी वो घड़ी की सुई की चलने की दिशा में होंगी। तो यहां क्लॉकवाइज, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज, या हिंदी में आप कहिए तो वामावर्त और यहां पर दक्षिणावर्त। तो क्लॉकवाइज नहीं होंगी, एंटी क्लॉकवाइज होंगी, तो इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाता है। तो 1 और 2, तो आंसर आपका ए, 1 और 2 सत्य है। तो ये हमारे 22 नवंबर 2020 के समाचार विश्लेषण थे। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। आपको प्री और मेंस के जो क्वेश्चन दिए गए उनकी आप प्रैक्टिस करें। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल को आप बहुत पसंद कर रहे हैं, आप अधिक से अधिक संख्या में इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।